तो राजस्थान में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में भी आयकर छापेमारी हुई है। उदयपुर की ट्रांसपोर्ट कंपनी के 23 ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी। उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के ठिकानों पर सर्च जारी है। टीकम सिंह राव है कंपनी के मुख्य कर्ता धर्ता। विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। वस्तुओं के अवैध परिवहन से जुड़ा हुआ ये ट्रांसपोर्टर बताया जा रहा है। गुप्त सूचना पर आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने 3 राज्यों में छापेमारी की। गुजरात में 2, मुंबई में 1, बांसवाड़ा में 3, जयपुर में 1, उदयपुर में 16 ठिकानों पर छापेमारी। महानिदेशक आयकर अन्वेषण राजस्थान रेणु अमिताभ के निर्देश पर छापेमारी। आयकर छापेमारी में कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। बांसवाड़ा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। उदयपुर में भी छापेमारी लगातार जारी है, कई ठिकानों पर एक साथ, और इनकम टैक्स चोरी की जा रही थी। दरअसल टैक्स चोरी की जा रही थी और इनकम टैक्स की टीम अब मौके पर पहुंची है। ठिकानों पर दबिश दी गई है, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ जारी है। यानी मानकर चलिए कि बहुत जल्द कई खुलासे होने की संभावना है। आखिरकार जांच के दायरे में आ गई है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। फर्स्ट इंडिया की खबर पर चिकित्सा विभाग ने पड़ताल शुरू कर दी है। नर्सिंग काउंसिल की वित्तीय बिंदुओं की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ के निर्देश पर गठित की गई है कमेटी, और इस कमेटी में शामिल सदस्यों को अगले 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश है। दरअसल आरएमसी के प्रकरण के बाद फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इसे दिखाया था, प्रमुखता से इसका खुलासा भी किया था। चिकित्सा विभाग की सभी काउंसिल में वेतन भत्तों के नाम पर बड़े खेल का खुलासा किया। अब इसके बाद पहले से शुरू हुई आरएमसी की जांच, और अब जांच के दायरे में आई आरएनएससी, और जाहिर सी बात है लगातार जो जांच बढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं, और ऐसे में और भी कई जांचों के इस कोशिशों के बाद कई और खुलासे होने की भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कई गिरफ्तारियां भी संभव है, क्योंकि अगर जांच में वो सारी बातें सही पाई गई, करप्शन का मुद्दा बेहद गंभीर, और ऐसे में अब आरएनसी भी इस दायरे में आ गई है। आईएएस सुजाता कार्तिकेयन का आवेदन अस्वीकृत। चाइल्ड केयर लीव 6 महीने और बढ़ाने के लिए उन्होंने आवेदन किया था। हालांकि ओडिशा सरकार ने आवेदन को अस्वीकार करते हुए ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। आईएएस को 16 जून से 26 नवंबर तक के लिए अवकाश दिया गया था। 4 नवंबर को उन्होंने इस अवकाश को 6 महीने बढ़ाने की मांग की थी। पटनायक सरकार के दौरान भी भाजपा ने आरोप लगाया था। बीजेडी के चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेने का आरोप था। पटनायक के सहयोगी वीके पंडियन की पत्नी है 2000 बैच की आईएएस सुजाता कार्तिकेयन, लेकिन अब जब उनका ये जो एप्लीकेशन ही अस्वीकार कर दिया गया, उन्होंने जो अवकाश की मांग की थी 6 महीने और बढ़ाने की, लेकिन इसके बाद किस तरीके के सियासी रिएक्शंस निकल कर आएंगे, क्या इसे भी किसी सियासी प्रकरण से जोड़कर देखा जाएगा, ये देखने वाली बात है। तो प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ले ली है। वायनाड से सांसद चुनी गई हैं प्रियंका गांधी। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ ले ली है प्रियंका गांधी ने। पहली बार संसद पहुंची हैं। लोकसभा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब वो शपथ ग्रहण करती नजर आई। रविंद्र चौहान ने भी सांसद पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से सांसद चुने गए हैं रविंद्र चौहान। लेकिन कितना दिलचस्प है कि ऑफिशियली रूप से अब राजनीति में सक्रिय हो गई है, लेकिन अब उनकी इमेज किस तरीके से रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी के साथ मिलकर विपक्ष में वो एक्टिव मोड में नजर तो आएंगी, सत्ता पक्ष पर दहाड़ती तो नजर आएंगी, लेकिन हमेशा ही उनकी तुलना की जाती है उनकी मां से और उनकी दादी से, तो फिर उनकी झलक उनकी दादी से भी मिलती नजर आती है। इंदिरा गांधी को हमने जब देखा, उनको सुना, तो फिर उनके लिए कहा जाता है कि वो तो आयरन लेडी थी, जब वो बोलती थी तो सभी सुनते थे, और ऐसे में क्या उतनी ही तेज दरार वो रहेंगी, सत्ता पक्ष को घेरती नजर आएंगी, उन मुद्दों पर धारती नजर आएंगी जो सीधा जनता से जुड़े होंगे, और विपक्ष की भूमिका में वो किस तरीके से संसद में आवाज को उठाएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब ऐसे में एक अहम सवाल कि क्या होगा उद्धव का नेक्स्ट स्टेप। महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर भी अब उठने लगे हैं। अब खुद के ही पार्टी के नेता बना रहे एमवीए छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। सोमवार को बैठक में पार्टी के अधिकांश नेताओं ने उद्धव को सलाह भी दी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आदित्य और संजय राउत इससे सहमत नहीं। विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट रखने के लिए गठबंधन तो बरकरार है, और वो बरकरार रखना भी चाहते हैं दोनों, लेकिन शिवसेना यूबीटी के नेता दे रहे हैं कि अकेले दम पर अब लड़ा जाए, इस पर वो जोर दे रहे हैं यूबीटी के नेता।
हाल ही में शिवसेना यूबीटी को मिलकर ही 20 सीटें मिली थी, लेकिन इसे बेहद खराब परफॉर्मेंस कही जा रही है अब तक। लेकिन भविष्य में ऐसा क्या होगा? क्या भविष्य होगा उद्धव का राजनीति में? ये देखने वाली बात होगी। क्या अलग से अपनी ही पार्टी पर या फिर गठबंधन में ही बरकरार? ये देखना दिलचस्प होगा। ट्रंप कैबिनेट के नॉमिनेटेड लोगों को धमकी। तो ट्रंप कैबिनेट के जो अभी तक नॉमिनेट लोग हैं उनको धमकी दी है। चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट को अंतिम रूप दे रहे हैं। लगातार कश्मकश जारी है, लेकिन इस बीच मनोनीत सदस्यों, नियुक्त लोगों को धमकियां मिल रही हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने धमकियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। एफबीआई ने धमकियों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब किसकी तरफ से कौन ये धमकियां दे रहा है, बहुत जल्दी खुलासा होगा, क्योंकि जांच को आगे बढ़ा दिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एफबीआई द्वारा धमकियों को लेकर कार्रवाई पर एक्शन लिया जा रहा है। पुडुचेरी और कराईकल में आज स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी। चक्रवात के असर को देखते हुए वहां के मुख्यमंत्री द्वारा यह फैसला लिया गया है। मौसम विभाग द्वारा राज्य में 2 दिन भारी बारिश की संभावना। केंद्र शासित प्रदेश में चक्रवात फेंगल का भी असर दिख सकता है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने बारिश से बड़ी स्थिति को लेकर समीक्षा की। कई विभागों के अधिकारियों की आपात बैठक की अध्यक्षता की है। तैयारियों, चक्रवात फेंगल के संभावित प्रभाव पर भी चर्चा की गई और वो जो संभावित प्रभाव वाले इलाके हैं जहां पर और ज्यादा असर नजर आ सकता है, उसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान। सीएम रंगास्वामी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी राहत शिविरों में पहुंचाया जाए। जानकारी के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम भी खोला गया। साथ ही मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई। वहीं पुलिस ने लोगों के लिए समुद्र तट की पूरी सड़क ही बंद कर दी है। एहतियातन सरकार प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। तैयारियां जारी है, इसलिए उम्मीद है कि अब ही जब तूफान आएगा तो फिर भारी तबाही ना मचा के जाए। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ का प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। चीन में लंबे समय से बंधक 3 अमेरिका के नागरिक जो है, यानी यूं कहें कि अमेरिकी रिहा कर दी गए हैं। 3 अमेरिकी रिहाई को लेकर व्हाइट हाउस द्वारा ये जानकारी दी गई। मार्क स्वीडन, काइली और जॉन लेंग हैं शामिल। कहा कि जल्द होगी वतन वापसी भी। कई वर्षों के बाद वो परिजनों से मिल सकेंगे। अमेरिका ने हिरासत में लिए अमेरिकियों के मुद्दे को बार बार उठाया। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से इस मुद्दे पर बात की थी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। बंधक बनाने को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रशासन के प्रयासों और पीआरसी के साथ कूटनीति की बदौलत पीआरसी में गलत तरीके से हिरासत में लिए गए अमेरिकी अब घर वापसी कर रहे हैं। आखिरकार अब जरा सोचिए कि कितने सालों के बाद ये तीनों ही अपने अपने परिवार वालों से मिलेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन जो उन्हें टॉर्चर किया गया है वो शायद उसे ताउम्र ना भूल सके। अब भविष्य में अमेरिका और चीन की जो आपसी सामंजस्य वाली दोस्ती है या जो तालमेल है दो देशों के बीच में, वो किस तरीके से रंग लाता हुआ नजर आएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अगले साल फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच। कार्यक्रम के मुताबिक पाकिस्तान में है टूर्नामेंट की होस्ट कंट्री। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सरकार ने बीसीसीआई से कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, नहीं तो भारत करेगा मेजबानी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जानकार सूत्रों ने जानकारी दी, पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं माना तो टीम इंडिया टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। अगर पीसीबी ने टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया तो भारत मेजबानी के लिए भी तैयार। वहीं आईसीसी द्वारा 29 नवंबर की मीटिंग में वेन्यू को लेकर अंतिम फैसला होना है, इंतजार है। बीसीसीआई के सूत्रों ने जानकारी दी कि सरकार ने बीसीसीआई से साफ कह दिया है कि ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जा सकती। सरकार ने बीसीसीआई से आईसीसी में अपने तर्क मजबूती से रखने के लिए भी कहा है। आईसीसी में पाक के हालात, सुरक्षा की अहमियत बताने के लिए भी कहा गया। देखना होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर और जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके आधार पर क्या फैसला लिया जाता है।